सामाजिक विज्ञान हमारा अतीत भाग 2 है, कक्षा 7 के लिए है, इतिहास के पाठ्य पुस्तक है। तो दोस्तों इस किताब की हम चैप्टर नंबर 1 पर चलेंगे, जिसका नाम है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। जैसा कि आप बुक देख पा रहे हैं, ये आपकी बुक है और इसके बाद हम यहाँ पे इसको समझाते हुए चलेंगे प्रश्नों के उत्तर तक। हम आपको बताएंगे कौन कौन से प्रश्न के उत्तर हैं, जिसका नाम है फिर से याद करें। और प्रश्न पहला है, अतीत में विदेशी किसे कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। यहाँ देख सकते हैं कि इसमें अतीत में विदेशी किसे कहा जाता था। इसका उत्तर है, मध्यकाल में गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज और संस्कृत का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता था। प्रश्न क्रमांक 2 है, नीचे उल्लिखित सही बात है या गलत बात है। जो प्रश्न क्रमांक 2 है, इसमें आपको बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इसका का नंबर है, सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में खा नंबर है, इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। ये भी सही है, देख सकते हैं सही है। ग नंबर, कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी ज़मीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। बिल्कुल सही है बच्चों। इसके बाद घ नंबर है, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। तो ये गलत है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला प्रश्न है, अभिलेखागारों में रखे जाते थे। क्या रखे जाते थे बच्चों? तो ये रखे जाते थे दस्तावेज। दूसरा नंबर, खा नंबर, 14वीं शताब्दी का एक इतिहासकार था। तो क्या था? जियाउद्दीन बर्नी। इसको शॉर्टकट में बर्नी के नाम से भी इतिहास में नाम आता है। इसके बाद गा नंबर है, यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ खालिस्तान दिए उपमहाद्वीप उस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें थी। तो क्या है? आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। आप यहाँ पर जैसे भर देंगे, आलू भर देंगे, थोड़ा सा देख सकते हैं, यहाँ जैसे आपने भर दी आलू, यहाँ मक्का, इस क्रम से सब में आपको भर देना है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में, और चौथा, इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तन की तालिका दें। यानी टेक्निकल में क्या परिवर्तन हुआ है, तो ये आपको बताना है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर। इसमें दिया गया है, 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। जैसे सिंचाई में रहट आया है, कताई में चरखे, और युद्ध में आग्नेयास्त्र यानी बारूद वाले हथियार का प्रयोग हुआ। प्रश्न क्रमांक 5 है, इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी बताइए। यहाँ दिया है उत्तर, हजारों वर्षों के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए हैं। लोगों में दैविक आस्था व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर था। हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और पुरोहितों का महत्व बढ़ा, जो ब्राह्मण हुआ करते थे। इस काल में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जो कि कर्मकांडों के आलोचक थे। ये कर्मकांडों के हमेशा विरोधी थे, मूर्ति पूजा के। और इस काल में 7वीं शताब्दी में इस्लाम और 16वीं सदी में ईसाई धर्म का भारत में प्रादुर्भाव हुआ, यानी उदय हुआ। कब हुआ था? इस्लामिक का 7वीं सदी में और ईसाई का 16वीं शताब्दी में हुआ था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं यहाँ पर 6 नंबर में, जिसका नाम है, पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो यहाँ देख सकते हैं, इसका उत्तर दिया गया है, पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द के अर्थ में अनेक परिवर्तन हुए हैं। 13वीं शताब्दी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। यह ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले किसने किया था? फारसी के इतिहासकार थे, इनका नाम था ये मिनहाज ए सिराज ने पहले बार प्रयोग किया था।
तो उसका अर्थ गंगा यमुना के बीच में स्थित और पंजाब हरियाणा से था। उस समय उनका प्रयोग कहाँ से कहाँ तक था? जो गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र था, पंजाब हरियाणा से था। इसके बाद शब्द का राजनीतिक अर्थ में उस इलाकों के लिए इस्तेमाल किया गया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। दोबारा कहाँ हिंदुस्तान का प्रयोग किया गया? जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में जो भी देश राज्य आते थे उनका प्रयोग होता था। इसके विपरीत 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयोग किया गया। शब्द हिंदी के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। तो ये 6वें का उत्तर रहा। इसके बाद देखते हैं इसका 7 नंबर का जो प्रश्न है, जातियों के मामले में कैसे नियंत्रित किए जाते थे। जातियों के मामले में जो नियंत्रित थे तो कैसे किए जाते थे, इसका आपको उत्तर बताएंगे। तो इसका उत्तर है जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी, यानी इसके लिए कोई शासक नियम नहीं बनाता था, जिससे कि वे अपनी जाति के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित कर सके। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा करती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति या पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाज का पालन भी करना पड़ता था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 देख रहे हैं, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? तो सर्व क्षेत्रीय समाज से तात्पर्य उस साम्राज्य से है जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बना हो, जैसे सल्तनत साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ये हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 जाने के पहले यहाँ पर आइए विचार करें नाम से यह प्रश्न है। तो आपको यहाँ पर विचार करना है। जैसे पांडुलिपियों के उपयोग से इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती थी, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। तो अब चलिए इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। तो पांडुलिपियों के उपयोग से, जो पांडुलिपियों का उपयोग था, इतिहासकारों के सामने निम्न समस्याएं आई। नंबर 1 है, कई बार पांडुलिपियों की लिखावट को समझने में दिक्कत आती थी, यानी इसकी जो लिखावट थी इसको समझने में परेशानी आती थी। दूसरा है, आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती हो, जो उसकी मुख्य लिपि है, जो उसने लिखा है उसको शायद कहीं मिलती है। तीसरा है, मूल पांडुलिपि की नई प्रतिलिपि बनाते समय लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों का भी प्रतिलिपियाँ बनती गईं और अंततः एक ही मूल ग्रंथि की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। जैसे कहने का मतलब है कि बच्चों, एक अच्छा बच्चा नकल करके लिखते हैं, फिर दूसरा उससे नकल करता है, फिर तीसरा नकल करता है, तो जैसे जैसे नकल करते जाएंगे उसकी अशुद्धता बढ़ती जाएगी, यानी मूल रूप से वो भिन्न हो जाती है। अगला पॉइंट है, इतिहासकारों को बाद में लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर भी पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। चलिए प्रश्न क्रमांक अब 10 है, और 10 में बता रहा है, इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते थे, यानी इसको कैसे बांटते थे। इस कार्य में उनके सामने कौन सी कठिनाई या कौन सी समस्याएं आती थीं। तो इसका उत्तर है, अधिकतर इतिहासकार आर्थिक, इसका पहले पॉइंट था आर्थिक, दूसरा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के कालखंडों को की विशेषताएं तय करते थे। किन दो बेसों को लेते थे? ये आर्थिक को और सामाजिक, इन दोनों लेवल को लेकर के ही कालखंडों का विभाजन करते थे। इन आधारों पर इतिहास को प्राचीन हो गया, मध्य हो गया और आधुनिक काल में बांटा गया। ऐसा नहीं कि इसी समय के विशेष के आधार पर, मात्र इनका आर्थिक और सामाजिकता के आधार पर ही प्राचीन इतिहास है कि मध्य इतिहास है कि आधुनिक काल का इतिहास है बांटा जाता था। कालक्रम को विभाजित करते समय इतिहासकारों के सामने यह समस्या उत्पन्न होती थी कि वे किस महत्वपूर्ण घटना के बाद कालक्रम का विभाजन करें। ऐसी कौन सी घटना होती थी कि जिसका मध्यकाल से आधुनिक युग का विभाजन करें, ऐसा।
इसके बाद अगले प्रश्न आते हैं जिसका नाम है आइए करके देखें। आइए करके देखें का पहला प्रश्न है। यहाँ कुछ बड़े प्रश्न हो जाते हैं और प्रश्न क्रमांक 11 है। अध्याय में दिए गए मानचित्र, जो मानचित्र दिया गया है 1 नंबर का, तो देखिए हम आपको बता रहे हैं कौन सा है 1 नंबर का मानचित्र। ये है बच्चों मानचित्र 1, यहाँ पर दिया मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र ये है पूरा मानचित्र 1 कहलाएगा ये। इसको देखना है, इसी के आधार पर अगला प्रश्न बनता है। हाँ, तो अध्याय में दिए गए मानचित्र 1 अथवा मानचित्र 2 की तुलना उपमहाद्वीप के आज के मानचित्र से करना है और तुलना करते हुए दोनों के बीच जितनी भी असमानताएं दिख रही हैं उनकी आपको सूची बनाना है। जो भी समानताएं असमानताएं दिख रही हैं उनकी आपको क्या बनाना है, सूची बनाना है। ये प्रश्न क्रमांक आपका 11 नंबर कह रहा है। तो चलिए अब हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं इसका उत्तर बताना। तो मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने 1154 में बनाया था। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों मानचित्रों में कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं थीं। दोनों मानचित्र में कौन कौन सी समानताएं हैं इसके बारे में आप बताएंगे। इस मानचित्र में वर्तमान मानचित्र की भांति भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया गया है। इस मानचित्र में कुछ जाने पहचाने नाम जैसे कन्नौज, सूरत आदि भी मिलते हैं। असमानताएं क्या हैं, इन दोनों में भिन्नता क्या है? इन दोनों में भिन्नता को जानने के लिए अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत देखते हैं और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। यह मानचित्र आज के मानचित्र से काफ़ी भिन्न है, लेकिन फ्रांसीसी मानचित्र के मानचित्र में आज के मानचित्र से थोड़ी सी भिन्नता है, जैसे लंबाई क्षेत्र और गुजरात क्षेत्र का मानचित्र आज से भिन्न है। इसको आप स्वयं भी देख करके पता कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक यहाँ 12 देख पा रहे हैं। 12 नंबर वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।